नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक नया प्रकार का इन्फेक्शन है जिसको हम ओरोपूचे बुखार के नाम से जानते हैं। ओरोपूचे बुखार क्या है, कहाँ फैला है और ये कैसे होता है, किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, भारत में इसके कोई केसेस हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो ब्राज़ील में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्राज़ील के बाह्य राज्य में 2 लोग ओरोपूचे बुखार से मरने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है। यानी कि इससे पहले कभी भी हमने ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि ओरोपूचे बुखार से किसी की मृत्यु हुई है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है। ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका में सारे देशों के साथ ऑलमोस्ट शेयर करता है ये अपनी बाउंड्रीज एक्सेप्ट फॉर चिले एंड इक्वेडोर। ठीक है, तो ब्राज़ील इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन साउथ अमेरिका। ये उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, उसके बाद कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सुरीनाम, फ्रेंच गिने, इन सब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर इस क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये स्पिल ओवर होके और राज्यों में भी जाएगा। ठीक है, इसके आप अगर इंटीरियर्स देखोगे तो पांतानाल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, जो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन नदी इससे होके गुजरती है। इसके नॉर्थ में गिने हाईलैंड्स भी सिचुएटेड है। इसके अलावा इसके ईस्ट में आलमास पीक है 1850 मीटर की। नीचे जाएंगे तो सियरा दा मांती कैरा है। अगुलास नेग्रास पीक भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक है, 2787 मीटर्स हाई है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन के साथ की अपनी सीमा साझा करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील एज अ कंट्री। दोनों महिलाएं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी, उन्हें इससे मतलब इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं थी। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक दुनिया के वैज्ञानिक साहित्य ने इस बीमारी में किसी मौत की कोई रिपोर्ट भी नहीं दी है। इस साल जुलाई के अंत तक ब्राज़ील के 20 राज्यों में ओरोपूचे बुखार के 7000 से ऊपर मामले आ चुके हैं। साथ ही साथ ये ज़्यादातर अमेज़ोनस और रोडोनिया में दर्ज किए गए हैं। 2023 की बात करें तो ब्राज़ील में 840 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। ओरोपूचे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में आम फैलने वाला बुखार है। इस वायरस का पहली बार 1955 में त्रिनिदाद और टोबागो में पता चला था, लेकिन यह यूरोप में भी पाया गया है। तो ये अगर पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में ही सिचुएटेड है, नहीं, ये यूरोप में भी पाया गया है। इटली में जून 2024 में ओरोपूचे का पहला मामला दर्ज हुआ था। यह यूरोप महाद्वीप में पाया जाने वाला पहला मामला भी था। इटली के समाचार पत्र इल मेसागेरो ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया था कि इटली में पाया गया मरीज हाल ही में कैरेबियन से यात्रा करके आया था। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि कैरेबियन सी के पास से आया है। ओरोपूचे वायरस रोग संक्रमित मच्छरों और मच्छरों के काटने से फैलता है और यह ओरोपूचे वायरस के कारण होने वाला एक उभरता हुआ जूनोटिक आर्बोवायरल रोग है। जूनोटिक वायरल रोग का क्या मतलब होता है भाई? जूनोटिक मतलब जो भी बीमारी जानवरों से इंसानों में स्किप कर जाए, जंप कर जाए और फिर वो इंसानों से इंसानों में जाने लगे, तो उसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। उसके बाद OROV ऑर्थोबुनिया वायरस परिवार का ये हिस्सा है, जिसका ऊष्मायन काल 4 से 8 दिन तक होता है। यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 8 डेज़ का, इसको याद रखना है। हालांकि यह बीमारी लंबे समय से मध्य और दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन में फैली है, लेकिन कुछ देशों में इस साल मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली उन देशों में जहाँ पहले कभी ओरोपूचे बुखार के मामले नहीं देखे गए थे, वहाँ पर भी मिलने लगे हैं। 11 जून को WHO ने क्यूबा में पहली बार इसका प्रकोप बताया था। डेंगू जैसे लक्षण होते हैं इसके। ये कारण इसका वायरस क्या है याद रखना है। ओरोपूचे बुखार ओरोपोच वायरस के कारण होता है और ये क्यूलिकोइडस पैरिसिस मीज एक मीच करके काटने से फैलता है। यह एक वेक्टर है। इसके बाद आज तक इस बीमारी के मनुष्य से मनुष्य के फैलने के कोई आसार नहीं दिखे। यानी कि ये जानवरों से मनुष्यों में भले ही आ जाए, पर मनुष्य से मनुष्य में अभी तक नहीं जा रहा है। बीमारी के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, आमतौर पर काटने के 4 से 8 दिन के बाद शुरू होते हैं। ओरोपूचे बुखार में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि बुखार तो रहेगा ही, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में भी दर्द होता है। जिसके मामले में गंभीरता आ जाती है मेनिंजाइटिस, मेनिंजीज होती है, जो ब्रेन की लेयर होती है, ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, दिमागी बुखार चढ़ जाता है। उसके बाद गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर मरीज तो लगभग 7 दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। WHO के अनुसार गंभीर मामले दुर्लभ हैं। इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट टीका या एंटीवायरल उपचार भी नहीं है। मई 2023 में जनरल इन्फेक्शन डिजीज ऑफ
पॉवर्टी में प्रकाशित एक शोध पत्र में लेखिका ने बताया कि ओरोपोचे बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी तक अध्ययन हुआ नहीं है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसके लिए ड्रग्स या फिर वैक्सीन्स भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। हालांकि अब तक ओरोपोचे बुखार के ज़्यादातर मामले उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हो सकता है गर्मी जैसी ही बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन होता जाएगा, वैसे ऊपरी वाले क्षेत्रों में टेम्परेट रीजन्स में भी फैल सकता है। कुछ प्रकोप उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के बाहर पे भी पाए गए हैं। यद्यपि वायरस और इसके प्रसार के बारे में अभी तक बहुत कुछ अस्पष्ट है, लेकिन लेखकों ने यह भी कहा है कि वनस्पति की हानि और वनों की कटाई से ये रोग फैल रहा है। इसका वर्तमान में रोकने के लिए कोई ऐसा टीका तो नहीं है हमारे पास। ओरोपोचे बुखार का कोई उपचार भी विशिष्ट रूप से नहीं बताया गया है, बस एंटीवायरल ले सकते हैं। बाकी एंटीवायरल में आप एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर को जैसे डेंगू का इलाज होता है वैसे ही कुछ इलाज करा सकते हैं। ये वायरस से फैलता है, तो वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस गैर कोशिकीय सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है जो केवल एक मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रकृति बना के रख सकते हैं। जैविक दृष्टिकोण से वायरस को जीवित जीव या निर्जीव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वायरस कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, ठीक किसी पौधे के बीज की तरह। यदि किसी बीज को बरसों बरस पानी, हवा या मिट्टी ना मिले तो भी वह सुरक्षित पड़ा रह सकता है। इसी प्रकार यदि एक वायरस को अगर कोई जीवित कोशिका ना मिले तो बरसों बरस तक पड़ा रहता है। तभी कोविड में आपको याद होगा बोलते थे ना कि आप अपने घर में सारे सरफेसेस को भी वॉश करिए। यानी कि अगर कोई वायरस मान लो इस पर्टिकुलर रिमोट में बैठा है, वो भले ही जीवित जीव नहीं है ना ये रिमोट, तब भी वायरस इस पर बहुत समय तक डॉर्मेंट रह सकता है। जैसे ही मैंने इस रिमोट को छुआ और फिर मैंने हाथ नहीं धोए, अपने नोज़ टच कर ली या अपने माउथ, मैंने खाना खा लिया, तो इससे हो सकता है कि वो वायरस मेरे अंदर जाके वापस से जीवित हो जाए। जैसे ही वायरस का संपर्क किसी जीवित कोशिका से होता है, वह जीवंत हो उठता है और अपनी वंश वृद्धि करने लगता है। वायरस जीवित कोशिका में प्रवेश करने के उपरांत मूल कोशिका के RNA एवं DNA की जेनेटिक संरचना में अपने जेनेटिक संरचना को बदल देता है। तब संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन करने लगती है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। वायरस गैर कोशिकीय सूक्ष्म संक्रामक एजेंट हैं जो केवल एक मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रतिकृति बना सकते हैं। जैविक दृष्टिकोण से वायरस की जीवित जीव या निर्जीव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। ऐसी क्लासेस लेते रहेंगे शाम को 5 बजे। धन्यवाद।